हाय स्टूडेंट्स, चलो आज का सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे यानी कि साउंड का लेक्चर 4 है। इसमें बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि साउंड वेव जब प्रोपेगेट कर रहा है, जब यहाँ से स्पीकर से लिसनर तक जा रहा है साउंड वेव, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, इसी फॉर्म में ना प्रोपेगेट कर रहा है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इस तरह से आगे वो प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसका क्या क्या, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आप कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे, ठीक है, कुछ खासियत हैं, तो उन सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला वेवलेंथ देखेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे एम्पलीट्यूड, फिर टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड। तो इस पांचों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्लास इसी पे रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। क्योंकि पिछले क्लास हम लोग देख लिए कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है। तो साउंड प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, ठीक है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन दोनों को अच्छे तरह से क्लियर भी कर लिए हैं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको मत देखो, पहले पिछला जा कर के देखो, तभी ये समझ में आना है। पिछला तीनों देखो तब जा कर के फोर्थ समझ में आएगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, केवल ये ऐसा नहीं कि केवल डेफिनेशन लिख के चल रहे हैं। कुछ जब आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। नोट कर लेना है इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ, एक एक करके सबको देखते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो एक एक करके सबको हम लोग इसी फिगर से देखेंगे। चलो, तो पिछले क्लास हम लोग देखे थे, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। कोशिश किए थे हम लोग कि साउंड वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कोशिश था। वीडियो के लास्ट में हम लोग देखे थे कि साउंड वेव को ग्राफिकल रिप्रेजेंट, तो जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे तो कुछ ऐसा आया था, कुछ ऐसा ग्राफ आया था, इस तरह से आया था, ऐसे, याद है आपको, इस तरह से आया था, फिर ये आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से अपना बढ़ते रहेगा। ओके, तो ये था साउंड वेव का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या था, तो ये मेन जो लाइन था ये कैसा पोजीशन था, तो ये था नॉर्मल, नॉर्मल था ना, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम जो था, ये एक्सट्रीम में जो था, और यहाँ पे जो लोअर एक्सट्रीम जो था, ये नीचे वाला जो था, तो ये था कि हायर डेंसिटी रीजन का था, और ये जो था वो ये पॉइंट क्या था, लोअर डेंसिटी। पिछले क्लास तो यही ना हम लोग देखे थे, एक हायर डेंसिटी, दूसरा क्या, लोअर डेंसिटी, ठीक है। मतलब हायर डेंसिटी कहने का मतलब ये कौन सा पार्ट था, कंप्रेशन था ना। ये कौन सा पार्ट था, तो ये था रेयरफैक्शन, ठीक है, यानी कि CR कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन। देखो इसको मिला, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। साउंड इस तरह से आगे मूव कर रहा है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से आगे साउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। CR, इस तरह से आगे वो मूव करते जाएगा। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इतना ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, ओके। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था इसका वेवलेंथ। क्या था, वेवलेंथ। साउंड एक वेव है, ठीक है, साउंड एक क्या है, वेव है, तो उसका लेंथ, वेवलेंथ का क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं, ठीक है। वेवलेंथ फर्स्ट हम लोग का है वेवलेंथ। वेवलेंथ ये क्या होता है, तो सबसे पहला बात, सबसे पहला पॉइंट, वेवलेंथ का सिंबल लेमडा होगा। क्या होगा, लेमडा। लेमडा एक ग्रीक लेटर है, देखो कैसे लिखेंगे लेमडा को, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये है लेमडा, इसका सिंबल है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक से आया है, ग्रीक लेटर है। जितना टेढ़ा मेढ़ा हम लोग के लिए होता है वो कहाँ से आता है, ग्रीक से ही आता है, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, आपसे लेमडा, ऐसा मिला तो ये क्या है, लेमडा है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लेमडा, ये स्पेलिंग है LEMDA, लेमडा, ठीक है, लिमका नहीं बोलना है, ठीक। तो अब वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं।
तो इस ग्राफ से हम लोग इसमें, ये तो पूरे वेव में वेवलेंथ मिलेगा, इसमें हम लोग बहुत ही सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली, आसानी से। वो कैसे? तो देखो क्या करना है ना कि आपको एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन, क्या, एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन होने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ आगे की तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन इन दोनों के बीच का एक कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और एडजेसेंट रियर फ्रैक्शन, जस्ट उसके बगल वाला रियर फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? वेवलेंथ, सबसे सिंपल टर्म में। ठीक है कि द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रियर फ्रैक्शन, समझ में आ रहा बात? द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ द कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट, जस्ट बगल वाला रियर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड वेवलेंथ। सबसे सिंपल, लिख ले, इसको लिख लेते हैं। कहाँ लिखे? मान लो यहाँ लिख लेते, ठीक है। द कंबाइंड, नोट करते चलना है, द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट, मतलब जस्ट बगल वाला एडजेसेंट रियर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, कंबाइंड डिस्टेंस इसका और इसका, मतलब ये पूरा इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, वही क्या होगा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लेम्डा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ वो क्या हो गया? लेम्डा। ओके, वेवलेंथ। समझ में आ रहा बात? तो ये एक सिंपल तरीका था कि आप वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। दूसरे तरीका से भी हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो जब एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसको वन कंप्लीट वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन कंप्लीट वेव। एक कंप्रेशन और एक रियर फ्रैक्शन पूरा कर लिया तो ये क्या हो जाता है? वन कंप्लीट वेव। ये पूरा क्या है? वन कंप्लीट वेव। मतलब ऐसा कहीं अगर बना हुआ है इस तरह से, तो ये एक वेव हो गया। कितना हुआ? एक वेव। अब इस फिगर में कितना वेव आपको दिख रहा है? तो एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितना वेव है? दो वेव है। ठीक है, तो एक ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, या द डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ होता है। और एक कंप्लीट वेव कैसे बनता है? तो एक कंप्लीट वेव में क्या होना चाहिए? एक कंप्रेशन और जस्ट उसके बगल वाला रियर फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वन कंप्लीट वेव। एक ये तरीका है। ओके, दूसरा तरीका जो है उसको हम लोग देखते हैं डिफाइन करने का। दूसरा तरीका से आप कैसे वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हो, तो ध्यान से देखना है। इसको इरेज करें, नोट कर लो आप लोग, हम इरेज करते हैं। चलो, तो ये हो गया, ये एक सिंपल हो गया। दूसरा समझो, दूसरा क्या है ना कि कंप्रेशन का जो मिडिल पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, कंप्रेशन का सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके बाद जो जस्ट कंप्रेशन है, ठीक है, एक कंप्रेशन का मिडल पार्ट ले लो। ये दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, एक तरीका ऑलरेडी हो चुका है। एक कंप्रेशन का मिडल पार्ट ले लो, फिर उसके जस्ट बाद वाला कंप्रेशन, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, यानी कि 10 क्या बोले, ये द लेंथ बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो लगातार कंप्रेशन, इसमें रेयर फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करना, दो लगातार कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, या फिर इसका सेंटर वाला पार्ट ले ले, यहाँ से यहाँ तक, दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयर फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ये भी डिस्टेंस क्या चीज़ के बराबर होगा? लेमडा के बराबर ही होगा। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस, दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयर फ्रैक्शन के बीच का भी डिस्टेंस जो होगा
वो भी क्या कहलाएगा, तो वो भी आपका कहलाएगा वेवलेंथ, वो भी इसी लेंथ के बराबर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी कहीं ऐसा भी अगर मिले तो वो भी वही बात होगा। इसको भी डिफाइन कर लें दूसरा तरीका से वेवलेंथ क्या होगा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू, इस बार कंसेक्यूटिव वर्ड यूज करेंगे, लगातार, कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपैरिजंस, देखो ये दोनों टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दोनों का सेंटर मिड पॉइंट, ठीक है, सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंपैरिजंस और रेयर फैक्शंस, और टू रेयर फैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखो ये वाला अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो समझ में आ ही गया और ये भी समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, दो लगातार कंपैरिजन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस या दो लगातार रियर फैक्शन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका वेव लेंथ। गॉट इट। तो ये दूसरा तरीका था। अब वेवलेंथ का सिंबल हम लोगों को पता है लैम्डा है। अब आता है बात इसका यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ होगा आपका क्या, लेंथ ही है ना, लेंथ है मतलब क्या होगा, मीटर। तो ये कोई नया यूनिट नहीं लाएगा, क्या होगा, मीटर। तो वेवलेंथ के हम लोग बारे में हम लोग जाने कि इसका ऐसा यूनिट लैम्डा होगा, इसका जो सिंबल हो ऐसा यूनिट मीटर होगा, सिंबल होगा लैम्डा। और कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट वेव या द कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ वन कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेयर फैक्शन या द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयर फैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, मिटाएं इसको। ये पूरा आइडिया था वेवलेंथ का। अब ये वेवलेंथ का आइडिया केवल साउंड में ही नहीं, हर एक जगह यही आइडिया चलेगा। हर एक जगह क्या चलेगा, यही आइडिया चलेगा। जैसे आपको थोड़ा सा हम देखते हैं चेक करने के लिए, ये वेव के लिए आप जिंदगी भर के लिए आपका ये हो गया, कभी इसको भूलना नहीं है। जैसे इस तरह से है, मान लो दो तीन चीज़ हम आपसे पूछेंगे, इसमें बताओ कितना वेव है, तो देखना है एक हायर एक लोअर दोनों का कंबाइन करके एक वेव हुआ, कितना हुआ, एक वेव। अब पूछे तो कितना है, तो देखो एक तो यहाँ तक हो गया लेकिन ये आधा है तो पूरा अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ से यहाँ होगा तो अब कितना वेव हो जाएगा, एक और एक दो वेव। इस तरह से आपको फिगर में दिया हुआ कितना वेव है आप पहचान सकते हो। अब कितना वेव है, तीन। अब कितना वेव है, चार। ठीक है, ये कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, सी आर सी आर सी आर सी आर। ठीक है, तो ये एक बार सी आर एक हो गया तो एक वेव, ठीक है, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, टोटल कितना वेव है, चार वेव है। ये आप पहचान सकते हो। यही जब आप ट्रांसवर्स में पढ़ोगे ना, तो यहाँ हम लोग जो कंप्रेशन नाम दे रहे हैं ना, बस इसका नेम चेंज हो जाएगा और इसका नेम चेंज होकर के कंप्रेशन के बदले वो आ जाएगा क्रेस्ट और रेयर फैक्शन के बदले आ जाएगा ट्रॉ। बाकी सब कंसेप्ट यही रहेगा। तो अब हो जाएगा क्रेस्ट ट्रॉ, क्रेस्ट ट्रॉ, क्रेस्ट ट्रॉ। ये कब, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स में। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन रेयर फैक्शन ही रहेगा। ओके, गॉट इट। तो आते हैं हम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको बताना है वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ के बारे में। जैसे एक जो है वेवलेंथ का क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, ध्यान से जो हम तीनों कॉन्सेप्ट लिए हम चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो एक यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो होगा वेवलेंथ। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो एक हो गया 5 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ हो गया, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। लेंथ बिटवीन वन वेव या एक वेव का लेंथ, मतलब कि क्या, एक कंप्रेशन और बगल वाला रेयर फैक्शन के बीच का जो कंबाइंड लेंथ हुआ, ये वेवलेंथ हो गया। दूसरा वेवलेंथ ऐसे हम लोग डिफाइन किए थे, ध्यान देना है। दूसरा
इस तरह से कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का बीच, तो मान लो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ इस फिगर का वेवलेंथ, तो इस फिगर का वेवलेंथ कितना होगा, 6 ही होगा। या अगर सेम वेव रखेंगे तो इसका भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगा नहीं, जो इसका है वो इसका रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा तरीका से ये था कि अगर इस तरह से वेव गया है, इस तरह से गया है, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का, नहीं इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब इसी अगर एक फिगर में बनाए तो ऐसे ना सीखे थे, इस तरह से। तो या तो ये एक वेव लेंथ निकालने का तरीका है, या तो यहाँ से आप यहाँ तक का निकालो, तो ये भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। एक ही फिगर के अंदर देख रहे हैं। और या ये जो हो गया 2 कंपैरिजन, या तो यहाँ से यहाँ तक का निकालो, 2 रेयर फ्रैक्शन के बीच का, तो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, जो कंसेप्ट सीखे थे। ठीक है। तो लैम्डा निकालने का आपका 3 तरीका, मिटा दे इसको। तो वेवलेंथ का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ। अब आता है एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट, अब आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट देखते हैं। सेकेंड है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड में ना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाता है कि पार्टिकल जो है, जैसे ये मूव कर रहा है, इसका एक हम पार्ट लेते हैं, पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देखते हैं। जैसे ये साउंड जनरेट किया तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया ना, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, तो हम एक पार्टिकल का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एक पार्टिकल के मोशन को, एक पार्टिकल मान लो ये था अपना ये नॉर्मल पोजीशन पे, क्या चीज़ पे था, नॉर्मली, जब कोई डिस्टरबेंस नहीं था। समझ में आ रहा बात। अब क्या हुआ कि इधर से ये जो है स्पीकर कुछ बोला तो क्या हुआ, एनर्जी आया, तो एनर्जी आया तो इसके पोजीशन को वो क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब ये कैसा पोजीशन पे था, नॉर्मल पोजीशन पे था। कैसा पोजीशन पे था, नॉर्मल पोजीशन पे, या बोलो कि कैसा था, अनडिस्टर्ब था। हम एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ध्यान समझना है। तो ये कैसा था, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन था। ठीक है। अब जैसे ये कुछ बोला तो ये साउंड, ये एनर्जी जो है आया और एनर्जी इससे टकराया और इसके पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा इधर इसको धक्का दे दिया। तो अब ये जो पार्टिकल क्या करने लगा, मोशन में आ गया। तो मोशन में आया तो क्या हुआ कि पार्टिकल जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया, एक मैक्सिमम पोजीशन तक आया, एक मैक्सिमम इसके पोजीशन में एक मैक्सिमम चेंजिंग आया। जैसे हम यहाँ पे थे तो धक्का दिया तो हम ऐसे झुके, तो एक मैक्सिमम, इसके बाद अब फिर क्या होगा, हम वापस आएंगे। ठीक है, आगे झुके तो फिर क्या होगा, वापस आएंगे। तो इसका पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग आया ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ, तो ये डिस्प्लेस हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। अरे हुआ ना। फिर ये वापस जाएगा, वापस जाके फिर इधर जाएगा, तो इधर भी कुछ दूर तक जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे रुक जाएगा। तो फिर ये वापस इधर से जा कर के यहाँ एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा और फिर ये मोशन इधर होगा, फिर वापस ऐसे होगा। तो क्या है ना कि एक बार इधर गया फिर इधर गया, तो इधर जब मैक्सिमम पे आया तो इसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं, और इधर भी मैक्सिमम पे आया तो इसको भी हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। अब बात को समझते हैं। ये एक पार्टिकल का मोशन था। तो देखो ये नॉर्मल पोजीशन था, या अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन था। यहाँ से पार्टिकल एक डिस्प्लेस हुआ, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ, मैक्सिमम जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद फिर क्या है, वापस जा रहा है। ठीक है। तो ये जो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपने पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही कहलाता है एम्पलीट्यूड। वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड क्या है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अनडिस्टर्ब पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन, या इसी का एक और नेम होता है मीन पोजीशन। क्या कह सकते हैं, मीन पोजीशन, या एक और नेम से हम लोग पुकारते हैं, चार नेम है, ध्यान देना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये फेमस नेम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, 4 नेम है। चारों का मतलब क्या है कि अनडिस्टर्ब्ड।
तो अनडिस्टर्ब पोजीशन से ये एक मैक्सिमम इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लाइन जो है ना, ये लाइन जो है ये कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शो कर रहा है। मतलब कि ये लाइन पे अगर ग्राफ है तो वो डिस्टर्ब्ड नहीं था, लाइन पे ग्राफ है तो डिस्टर्ब्ड नहीं था, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन शो कर रहा है, या ये कैसा पोजीशन शो कर रहा है, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ठीक है, ये कैसा है, नॉर्मल पोजीशन है, ये कैसा है, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है। चारों में से अपना नाम हम लोग ले लेते हैं, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है। अब क्या है कि पार्टिकल अपने अनडिस्टर्ब पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ, तो डिस्टर्ब हुआ तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रेस किया। तो मान लो ऊपर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, यहाँ तक गया, इसके सामने यहाँ तक गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस आना शुरू हुआ, तो वापस मीन पे आया, नॉर्मल पे, तो ग्राफ वापस नॉर्मल पे आया। ठीक है, उसके बाद फिर ग्राफ इधर गया, तो इधर गया तो फिर मिनिमम पे गया, इधर निगेटिव में, और फिर ग्राफ कहाँ गया, ऊपर, यानी कि पार्टिकल फिर ऊपर आया। मतलब समझना ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक, यही ना आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ग्राफ में देख के कैसे बताओगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम, यही ना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, जो कि कहाँ ले जा रहा है इसको, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहाँ ले जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और इधर भी क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक पॉजिटिव में है और दूसरा क्या चीज़ में है, निगेटिव में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डायरेक्शन आ जाता है, वो सब आगे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यही आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ अनडिस्टर्ब पोजीशन से, नॉर्मल पोजीशन से या मीन पोजीशन से, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही आपका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। तो एक एम्पलीट्यूड इधर पॉजिटिव हो गया और नीचे जो आ जाएगा ये कैसा होगा, तो ये निगेटिव एम्पलीट्यूड होगा। देखो ये ग्राफ आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ये हमको पता है, तो इसके लिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं बार बार कि आपको ग्राफ के बेसिक्स के लिए एक 9th का लेक्चर बना हुआ है, उसको जा कर के देख लोगे। बेसिक्स ऑफ ग्राफ उसका नाम है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ, उसको देख लोगे तो ग्राफ समझने में आसानी होगा। तो एम्पलीट्यूड समझ में आया, एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मीन पोजीशन, या फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फ्रॉम अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particles of the medium particles, सीधे लिखते हैं, from the mean या equilibrium या स्लैश अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ओके, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव और निगेटिव। अब बात करें एम्पलीट्यूड का सिंबल, तो एम्पलीट्यूड का सिंबल ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो सिंबल इसका हो जाएगा आपका ए। एसआई यूनिट, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, मतलब इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, समझ में आया। अब बात करते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये जो एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ये होगा उतना ही मीटर ये भी होगा, नीचे का भी उतना ही मीटर होगा, जितना मीटर ऊपर जितना मीटर नीचे। अब आता है थर्ड नंबर, टाइम पीरियड। ओके, इसको मिटाते हैं। थर्ड आता है टाइम पीरियड, सबको नोट करते चलना है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को समझने के लिए वन वेव समझना होगा, जो कि हम पहले से ही कोशिश करते आ रहे हैं समझाने के लिए आपको। टाइम पीरियड, इतना सारा कीड़ा उड़ रहा है ना,
टाइम पीरियड का सिंबल होगा कैपिटल टी, टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी। फिर ग्राफ में आते हैं, तो साउंड वेव का ग्राफ देखें तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, मतलब इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, सी आर, ये जो है नॉर्मल डेंसिटी वाला पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, सी आर, इस तरह से चलेगा। अब हम आपसे पूछें कि वन कंप्लीट वेव का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे वन कंप्लीट वेव का मतलब क्या है, तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन कंप्लीट जो मिल जाएगा, ये क्या है, वन कंप्लीट वेव। यानी कि सी प्लस बगल वाला आर, ये क्या है, वन कंप्लीट वेव, ठीक है। एक कंप्रेशन और दूसरा रेयरफैक्शन। फिर ये इसी को अगर हम लोग एसएचएम के टर्म में देखेंगे तो फिर वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वन वेव। लेकिन अभी हम लोग बात करें साउंड के पर्सपेक्टिव से, तो समझो कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन दोनों को एक साथ मिला दे तो वो क्या बन जाएगा, वन कंप्लीट वेव। ओके, वन कंप्लीट वेव का मतलब ये होता है कि वेव ना अपने मोशन को जब दोबारा रिपीट करता है, ठीक है, जहाँ से दोबारा रिपीट करता है उससे पहले तक जो होता है उसका वन कंप्लीट वेव होता है, ठीक है। जब वो मोशन को दोबारा रिपीट कर रहा होता है तो ये है वन कंप्लीट वेव आपका। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, क्या बोलेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ये वन वेव है, ठीक है। तो इस वन वेव को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही कहलाएगा टाइम पीरियड। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। इसी को ट्रांसवर्स में पढ़ेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, सबका मतलब सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, वन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, समझ में आ रहा है। वन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव और वन कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेयरफैक्शन। देखो ये यहीं तक आप लोग का डेफिनेशन है, ये हम ऐड कर दिए हैं कि आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। तो ये कहलाता है ये कहलाता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल क्या है, टी। अगर इसका एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा आपका, टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड, ठीक है, स्मॉल एस। तो ये है आपका टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, वन कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन, या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। उसको भी लिख ही लेते हैं दूसरे तरीका से, इस तरह से हम लोग बोलेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग को पिछला पूरा वीडियो इंश्योर करना है कि देख ले, क्योंकि ये सब जो टर्म हम यूज कर रहे हैं पूरा अच्छा तरह से डिस्कस किए हुए हैं, वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। तो रिवीजन रहेगा तभी बेस्ट समझ में आएगा। इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो टाइम पीरियड के लिए। सिंबल कैपिटल टी और जो ऐसा यूनिट है वो सेकेंड। मिटाते हैं इसको। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब आता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड के बाद आता है फ्रीक्वेंसी। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका सिंबल स्मॉल एफ,
या कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा थोड़ा टेढ़ा सा भी, ये भी नहीं है एक्चुअली में, इसको न्यू पढ़ना है, न्यू, NU, न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ भी यूज हो सकता है और न्यू भी यूज हो सकता है सिंबल। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये कितना वेव है, एक वेव, कितना वेव है, एक, ठीक है। अब कितना हुआ, 2, अब कितना हुआ, 3, इसी तरह से 4। अब इस फिगर में कितने वेव्स हैं, 4 वेव, ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इस फिगर में 4 वेव्स हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नंबर ऑफ वेव्स यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। ये है कितना वेव, एक वेव, कितना वेव, एक। अब हम कहते हैं कि वेव को कंप्लीट करने में कुछ तो टाइम लगता होगा ना, तो मान लो हम बोल दिए कि इस एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड, यानी कि इस वाला सोर्स में पर सेकेंड कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, एक, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहा है, वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ इस वाला का फ्रीक्वेंसी कितना, 1, क्योंकि एक सेकेंड में कितना वेव, एक ही वेव है, तो फ्रीक्वेंसी कितना, 1। अब हम बोले कि नहीं, एक सेकेंड में कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, 2 हो रहा है, तो अब इसका, इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2। फिर यूनिट का बात करेंगे, यूनिट क्या होगा, तो ठीक है। अगर ये एक सेकेंड में अगर 2 वेव कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना, 2। अगर मान लो एक सेकेंड में 3 वेव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना, 3। अगर एक सेकेंड में 4 वेव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना, 4। यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ साइकिल्स भी आप यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकेंड में कितना वेव हुआ, एक सेकेंड में कितना वेव हुआ, वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में यहाँ पे 4 वेव है, देखो 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4। एक सेकेंड में अगर 10 वेव तो फ्रीक्वेंसी कितना, 10, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का हम लोग एसआई यूनिट का बात करते हैं, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, यानी कि टोटल वेव कितना है और टाइम से डिवाइड कर दो। अगर लिखे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू तो ये ना होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही ना फॉर्मूला होगा। तो अगर एसआई यूनिट का बात करें तो कोई अगर ऊपर नंबर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसका तो कुछ यूनिट होगा नहीं, ठीक है। और नीचे क्या है, तो नीचे है टाइम, तो नीचे यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द पावर -1, सेकेंड इनवर्स। क्या होगा इसका यूनिट, सेकेंड इनवर्स। और इस सेकेंड इनवर्स को कहा जाता है हर्ज। क्या कहा जाता है, हर्ज, जिसका सिंबल होता है HZ। सिंबल क्या होगा, HZ। ये हर्ज जो है साइंटिस्ट का नाम है हेनरी हर्ज, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दिया था, तो इसलिए हो गया। मतलब कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या, हर्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या, हर्ज। हर्ज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो सेकेंड इनवर्स, 1/सेकेंड। कैसे आया, तो देखो नंबर ऑफ वेव बाय टोटल टाइम। वेव का नंबर का 1 2 3 4 इसका कोई यूनिट होता नहीं है, और टाइम है तो टाइम का सेकेंड, तो इससे यूनिट आपका आ गया सेकेंड इनवर्स, जो कि हर्ज कहा जाता है। तो ये यूनिट हो गया। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कितना हर्ज, 4 हर्ज, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में कितना वेव बना, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना वेव बना दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब एक क्वेश्चन है आप लोग से, आप लोग करके बताओ फ्रीक्वेंसी निकाल के। मिटाएं इसको, चलो इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन है, आप फ्रीक्वेंसी बताओगे। ये जो है ना, ये जो है 4 सेकेंड में इतना बन रहा है, 4 सेकेंड में 4 वेव बन रहा है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होगा। 4 सेकेंड में ये वाला 4 वेव बन रहा है, 4 सेकेंड में कितना वेव बन रहा है, 4 वेव। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेव्स, ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेव्स, नीचे लिखोगे टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स कितना है, 4 है, टोटल टाइम कितना है, 4। बताओ फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1
हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 1 हर्ट्ज। ओके, अब हम बोले कि ये 8 सेकेंड में हो रहा है, तो बताओ आप लोग पॉज करो और सॉल्व करो। अगर 8 सेकेंड में हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कर लिया। चलो, तो 8 सेकेंड में, फिर 8 सेकेंड में वेव कितना 4 ही बन रहा है, तो फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ वेव बाई टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ वेव कितना 4 ही रहेगा, लेकिन टाइम कितना हो गया 8 हो गया। तो अब कैंसिल आउट, मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो अब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 0.5 हर्ट्ज। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ वेव्स बाय टोटल टाइम, यही फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला रहेगा। सिंबल अभी आपको एफ भी मिलेगा और न्यू भी मिलेगा, स्मॉल एफ और न्यू। भी को थोड़ा सा कर्व कर देना है न्यू, ठीक है। वी को क्या कर देना है, भी लिखना है, उसको थोड़ा सा घुमा देना है, हल्का सा घुमा देना है, न्यू बन जाएगा। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये तो मैथमेटिकल हो गया, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, अगर कंसेप्ट दिमाग में है तो क्या होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो वेव्स के रिपीटेशन को बताता है कि वेव्स अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, हाउ फास्टली। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही फास्टली वो रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है। ये बता रहा है कि कितना फास्टली वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। बार बार क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। देखो ये कंप्लीट वेव था, ये कंप्लीट वेव था, फिर दूसरा वैसा है, फिर तीसरा वैसे, तो अपने आप को वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी से आपको पता चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी, अब है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच एक रिलेशन है, उसको देख लेते हैं। मिटा दें इसको, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ यूज करेंगे और टाइम पीरियड का टी। इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, देखते हैं कैसा रिलेशन है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ग्राफ का फिर से हेल्प लेते हैं। थोड़ा इसमें कॉन्शियस रहना है। ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है, सिंगल ग्राफ है। अब बताओ सिंगल ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, वन ग्राफ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी। टाइम पीरियड यही ना होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ग्राफ, वन ऑसिलेशन या वन वेव। तो ये क्या है, टी, टाइम पीरियड। अब अगर हम बोले कि इसको वन वेव को कंप्लीट करने में टाइम भी कितना लग गया है, 1 सेकेंड। टाइम कितना लग गया है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आप बता सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी के लिए यही ना फॉर्मूला लिखोगे, एफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टोटल टाइम, तो नंबर ऑफ वेव्स कितना है, 1 है, नंबर ऑफ वेव्स कितना है, 1 है, टोटल टाइम कितना लगा है, तो टोटल टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी लगा है, कैपिटल टी। तो रिलेशन क्या आ गया, एफ इक्वल टू 1/t, एफ इक्वल टू 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी, और देखो टाइम यहाँ पे टी लगा, 1 सेकेंड, एक मिनट, ये एक वेव है, ये क्या है, एक वेव है, वन वेव है। वन वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है ना, वो हम टी ले रहे हैं, क्योंकि एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और वही टाइम पीरियड क्या है, टी है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ गया, 1/t। तो इस रिलेशन को याद रखना है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्स, 1 के डिवीजन मतलब इन्वर्स, फ्रीक्वेंसी इज द इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अब लास्ट आपका आता है वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद वेलोसिटी। ये समझे, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, कभी कभी ना बड़ा सा यूनिट यूज होता है, जैसे कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये किलो का वैल्यू हटा देना है, 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज। ये बिगर यूनिट है, वो स्मॉलर यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। तो इन सब से डरना नहीं है। अब आते हैं, आपका लास्ट है आज का वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेव है, प्रोपेगेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी तो होगा ही, ठीक है। तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, भी, जो हमेशा यही यूज करेंगे, भी। अब ये क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू, नॉर्मली आप क्या जानते हो,
नॉर्मली कि स्पीड इक्वल टू, पहले देख लेते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से मान लो, तो आप बता सकते हो ये एक वेव बनाना, आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा लेमडा, वेवलेंथ। वन कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होगा ये वेवलेंथ, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। टाइम बताओ, टाइम, तो एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ये बात है कि नहीं, जब एक वेव को हम कंसीडर करेंगे तो ये स्टैंडर्ड टर्म होगा लेमडा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये टाइम। ओके, अब आपको एक नॉर्मल फार्मूला पता होगा, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं, ये होता है ना। तो स्पीड या वेलोसिटी, इसी को हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि ये तो हर एक जगह लागू होता है। तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी किसका, वेव का, तो स्पीड या वेलोसिटी का सिंबल v, v इक्वल टू डिस्टेंस, तो इस फिगर में डिस्टेंस कितना है लेमडा, और टाइम, तो टाइम क्या है, कैपिटल टी। तो रिलेशन क्या आ गया, v इक्वल टू लेमडा बाई टी। ठीक है, v इक्वल टू लेमडा बाई टी, ये रिलेशन आ गया। या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेमडा इक्वल टू वी टी, इसको ऐसे कर, तो ये आ गया। वेलोसिटी इक्वल टू क्या, लेमडा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसको आप फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से भी इसको रिलेट कर सकते हो। वो कैसे, तो देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि 1 बाई टी के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। जैसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू लेमडा इंटू 1 बाई टी, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही बात है। और इस 1 बाई टी के बदले क्या रख सकते हैं, एफ, तो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू एफ, बी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। ऐसा भी आपको रिलेशन मिल सकता है। तो ये सब जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा कि वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करेंगे, वेवलेंथ से कैसे रिलेट करेंगे। तो ये टोटल था कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो हो सके ये आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा कि ये कैसे, तो हम लोग एक जनरल लिए हैं, एक ग्राफ पे स्टैंडर्ड जो है एक ग्राफ पे हम लोग ये बात किए हैं। तो एक ग्राफ पे अब जब आप डिस्कस करोगे कि एक वेव पे डिस्कस करोगे, एक सिंगल वेव पे डिस्कस करोगे, तो हम लोग ऑलरेडी सीख के आए हैं कि सिंगल वेव के केस में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, लेमडा होगा, यानी कि वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ, जो कि क्या होगा, सिंबल इसका क्या होता है, लेमडा। फिर देखें कि एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो आखिरकार ये टाइम ही है ना और ये लेंथ ही है ना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वेव का स्पीड क्या था और वही स्पीड तो फिर आगे भी रहेगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ये वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है अपॉन टाइम, तो वही लिखें v इक्वल टू लेमडा बाई टी। फिर आगे v इक्वल टू, इसको हम फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना चाहें तो 1 बाई टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी होता है, तो 1 बाई टी इसको सेपरेट कर दिए, दोनों फिर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वही बात आ जाएगा। तो ये 1 बाई टी के बदले एफ यूज कर लिए हैं, तो v इक्वल टू क्या आ गया, एज लेमडा इंटू एफ। अब कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी के बदले वो न्यू यूज करे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू न्यू। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बदले क्या यूज कर सकता है, न्यू यूज कर सकता है। तो ये था टोटल आज का, यानी कि अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव देख लिए, ठीक है। या वेव का क्या कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें देखे वेव लेंथ, ये सब ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बस ये साउंड में ही नहीं है, जितना तरह का हम लोग वेव्स पढ़ेंगे उन सब में ही आएगा। तो पहला देखे वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। ये पांचों का पांचों जो है यूनिवर्सली आपको हर एक जगह मिलने वाला है। तो इसको हो सके आपको एकाएक क्लास 8 में या 9 में एकाएक आपको लग रहा हो कि थोड़ा ये हटके है, तो हाँ ये बात सही है कि थोड़ा हटके है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगा, इतना कोई ये नहीं। और आफ्टर ऑल अगर आपको डाउट होता है तो आपको तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है ये ऑनलाइन होने के बाद भी, यानी कि लॉकडाउन में भी आप लोगों को चांसेस हैं डाउट क्लियर करने का। तो डाउट होता है तो ज़रूर पूछो, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइडेड है, उसका यूज़ कीजिए अगर मिल रहा है तो, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। यानी कि डाउट को पालना नहीं है, और ये श्योर है कि डाउट हो रहा है। अगर कोई कह रहा है कि हमको डाउट नहीं हो रहा है तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो नहीं पढ़ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डाउट नहीं होगा।
तो अपने डाउट्स को क्लियर करो। वी आर अवेलेबल थ्रू आउट द डे, नॉट इन द नाइट। ठीक है, आप दिन में कभी भी कॉल कर सकते हो 10 बजे के बाद, व्हाट्सएप कर सकते हो, और ज़्यादा ज़रूरत है तो यू कैन ऑल्सो कॉल। चलो, तो ये आज का क्लास था हम लोग का। इसके बाद फिर आगे हम लोग मिलेंगे, साउंड को आगे ले चलेंगे। इतना आप लोग को रिवाइज करके रखना है। बाय बाय।